हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंह करूँ सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करूँ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th लेके आए हैं। क्लास 12th में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत मैं आपका वही पूरा जो टॉपिक चल रहा है हमारा जो मानव जनन और मानव जनन के अंतर्गत आज हमारा 8वां लेक्चर है। 8वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे मासिक चक्र या आवर्त चक्र, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये जो प्रक्रिया होती है प्राइमेट्स मादा में होती हैं या स्तनधारी मादाओं में होती है, जिसमें अंडाणु बनते हैं और उनका विखंडन होता है और जिसके द्वारा उनमें ऋतुस्राव होता है। तो ये जो ऋतुस्राव की जो प्रक्रिया होती है इसे को हम माहवारी या मासिक चक्र कहते हैं, या हम इसे आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो यह जो प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है स्त्रियों में या लड़कियों में, तो ये जब प्रथम बार आता है तो प्रारंभ होता है, तो उसे हम जब प्रथम बार होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मेनार्च कहते हैं। मेनार्च, ठीक, क्या कहते हैं इसे हम मेनार्च कहते हैं। और इसे हम कहते हैं एक तरह से, इसमें क्या होता है कि ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। यानी जब पहली बार लड़कियों में पहली बार जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, मासिक चक्र आता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेनार्च या रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोदर्शन। तो जो रजोदर्शन की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है यह मुख्य रूप से 11 से 13 वर्ष में प्रारंभ होती है महिलाओं में। जब प्रथम बार जब किसी कन्या में पहली बार जब रजोदर्शन होते हैं, यानी कि रजोधर्म की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं, यह हम मेनार्च कहते हैं। और यह प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, प्रारंभ की प्रक्रिया जो होती है यह होती है लगभग 11 से 13 वर्ष के बीच में प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार जो होता है यह प्रक्रिया जो होता है महीने दर महीने चलता रहता है। और ये होता क्यों होगी, क्योंकि जो महिलाओं में अंडाणु बनते हैं और पुरुषों में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो इनमें देखिए क्या होता है कि जो महिलाओं में जो अंडाणु होते हैं ये जीवन काल के मतलब जीवन जब ये शिशु अवस्था में होते हैं, गर्भ अवस्था में, तभी बन जाते हैं। लगभग कई लाख अंडाणु बनते हैं जो जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वो नष्ट होते चले जाते हैं। लेकिन इसमें से कुछ लगभग कई हजार अंडाणु शेष रह जाते हैं और यही अंडाणु जो होते हैं गर्भ से यानी कि अंडाशय से उत्सर्जित होते रहते हैं। ठीक है, यह विकसित कर ये विकास करके अंडाशय से उत्सर्जित होने लगते हैं। और यह जब उत्सर्जित हो जाते हैं, जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो अंडाशय जब अंडाणु बाहर निकलते हैं उसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं या ओव्यूलेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के बाद अगर अंडाणु के निकलने के बाद अगर निषेचन क्रिया होता है, यानी कि नर का शुक्राणु और मादा के अंडाणु यानी अंडाणु दोनों के बीच में जब संयोजन क्रिया होती है, जब निषेचन क्रिया होता है, तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे गर्भ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन किसी कारण अगर यह प्रक्रिया नहीं होती है, यानी निषेचन की प्रक्रिया न होने पर अंडे क्या होते हैं कि जो उसमें जो अंडे होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने के बाद यह ऋतुस्राव के रूप में बाहर निकल आते हैं। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, हम रजोदर्शन कहते हैं। पहली बार ये प्रक्रिया होती है, जैसे हम मासिक धर्म या मासिक चक्र या हम रजोधर्म भी कहते हैं। तो यह क्रिया कब प्रारंभ होती है, 11 से 13 वर्ष तक, और यह चलती लगभग 45 से 50 वर्ष तक। यह प्रक्रिया कब तक चलती है, 45 से 50 वर्ष तक चलती है। यानी कि 45 से 50 वर्ष के बाद यह प्रक्रिया बंद हो जाती है, यानी अंडों का उत्सर्जन जो होता है ओव्यूलेशन क्रिया, ये क्या होता है, बंद हो जाता है। और ये जो मासिक धर्म भी क्या होता है, धीरे धीरे 45 से 50 से जाते जाते बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, रजोनिवृत्त इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रजोनिवृत्त कहते हैं। यानी कि जब पहली बार मासिक चक्र प्रारंभ होता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रजोदर्शन यानी मेनार्च कहते हैं। यह प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, 11 से 13 वर्ष के मध्य में प्रारंभ होती है। ठीक, और जब यह प्रक्रिया खत्म होती है, यानी कि रजोदर्शन जो मासिक धर्म की प्रक्रिया जब खत्म होती है
यह वो कब खत्म होती है? 45 से 50 वर्ष के बीच में। और इसे हम कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? मेनोपॉज कहते हैं, यानी रजोनिवृत्त, यानी कि स्त्रियों में मासिक धर्म का धीरे धीरे खत्म हो जाना, इस प्रक्रिया क्या कहती है? मेनोपॉज कहलाती है। तो अब देखिए, जो मासिक धर्म में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे हम कहते हैं ऋतुस्राव चक्र के दौरान होने वाली कुछ घटनाएं हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ऋतुस्राव चक्र के दौरान प्रमुख घटनाएं, ठीक। तो कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं होती हैं? सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो इसमें जो होता है, पहले की जो घटना होती है कि 1 से 4 दिन तक क्या चलता है? ऋतुस्राव चलता है। ऋतुस्राव होता है। क्या होता है? ऋतुस्राव होता है। कब होता है? यह प्रथम 1 से 4 दिन के बीच में यह प्रक्रिया होती है, ऋतुस्राव, यानी कि मासिक धर्म चलता है, ठीक। दूसरी प्रावस्था देखा जाए तो दूसरी प्रावस्था है 5 से 13 वर्ष, ठीक है, 5 से 13 दिन। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि फॉलिकुलर फेज बोलते हैं इसे हम, फॉलिकुलर प्रवस्था, क्या कहते हैं? फॉलिकुलर प्रवस्था चलता है। यानी कि इस अवस्था के दौरान क्या होता है कि जो फॉलिकल बनते हैं, जो अंडाणु का विकास होता है, और जो ये ऋतुस्राव के दौरान जब एंडोमेट्रियम लेयर, और जो जब पीरियड होता है स्त्रियों में, तो उसमें क्या होता है कि ये होता क्या है कि एंडोमेट्रियम जो लेयर होते हैं वो टूट जाते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं, और वहाँ पे कुछ रुधिर वाहिनियाँ भी क्षतिग्रस्त होकर तब वो अंडा मतलब ब्लडिंग होता है, जब ब्लीडिंग ऋतुस्राव होता है ब्लीडिंग, तो उसके साथ साथ अंडाणु बाहर आते हैं। उस समय क्या कुछ है चोट हो जाती है, घाव हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि इस दौरान क्या होता है, उस समय फॉलिकुलर स्टेट होता है, इसे हम अभी समझा रहे हैं। और इसके दौरान जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जो वाल्व क्षतिग्रस्त हो जाती है, रुधिर वाहिनियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उसका निर्माण होता है और उसकी मरम्मत होती है, ठीक। तीसरा जो इसमें प्रावस्था होती है, प्रमुख घटनाएं जो होती हैं कि 14वें दिन जो होता है, 14वें दिन ओवुलेशन होता है, यानी इसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं, अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन, ठीक। यानी कि जब फॉलिकुलर मैच्योर हो जाता है, अंडाणु जब मैच्योर हो जाते हैं, तो 14वें दिन जो होता है, इसमें ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है। चौथा दिन देखा जाए, 5वें दिन क्या होता है? 5वें दिन होता है निषेचन। क्या होता है? निषेचन, सॉरी, इसमें 5वें दिन क्या होता है? अंडाणु कहाँ पहुँच जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में पहुंच जाते हैं, नलिका में पहुंचते हैं, पहुंचकर निषेचित होते हैं। क्या होता है? निषेचित होते हैं, यानी कि 15वें दिन क्या होता है, जब अंडाणु से स्पर्म बाहर, अंडाणु बाहर आते हैं अंडाशय से, तो वह जो होता है, अभी हम उसमें डायग्राम बना सकते हैं किस प्रकार अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। इसके बारे में हमने पीछे बताया, लेकिन फिर भी आज हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे। इसके बाद 5वां जो घटना होती है, इसमें 5वें घटने के दौरान क्या होता है कि अब 15वें से 16वें दिन कार्पस लूटियम का निर्माण होता है, कार्पस लूटियम का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? कार्पस लूटियम का निर्माण होता है, ठीक। छठवां घटना क्या होता है कि इस मतलब जब अगर निषेचन क्रिया हो जाती है, ठीक, जब निषेचन क्रिया, देखिए, जब हमने बताया कि जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल जाते हैं, तो जो उसके जो आवरण बचता है, ये जो इसका आवरण बन जाता है, डेटा ही क्या बनाते हैं? कार्पस लूटियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्पस लूटियम बनाते हैं। अब क्या होता है,
छठवें घटना में क्या होता है कि 20वें से 25वें दिन क्या होता है कि जो निषेचित अंडे होते हैं वह कहाँ पहुँच जाते हैं, गर्भाशय पहुँचते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं निषेचित अंडे अंडाणु कहाँ पहुँच जाते हैं, गर्भाशय में प्रत्यापन होता है, गर्भाशय में पहुँचते हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्रक्रिया होती है गर्भाशय में। ठीक, गर्भाशय में जाके प्रत्यारोपण होता है इसका 20 से 25वें दिन। सातवीं जो घटना होती है कि अगर मान लीजिए निषेचन क्रिया न हो, अगर यहाँ पे निषेचन क्रिया न हो तो ये क्या होते हैं कि जो अंडाणु होते हैं यानी कि 26 से 28वें दिन में 28वें दिन ये क्या होते हैं, डिस्चार्ज होने लगते हैं। यानी कि यह 26 से 28वें दिन बाद क्या होता है कि कार्पस लूटियम नष्ट हो जाता है। कार्पस लूटियम क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये है प्रमुख घटनाएं, यानी कि मासिक धर्म के दौरान ये प्रमुख घटनाएं होती है। अब ये घटनाएं कैसे होती है हम इसको विस्तार से समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए होता क्या है कि कह रहा है कि ऋतुस्राव के चक्र के दौरान प्रमुख घटनाएं, तो फर्स्ट और फोर्थ ये मतलब फर्स्ट टू फोर्थ यानी 1 से 4 दिन तक क्या होता है, 1 से चौथे दिन तक क्या होता है, ऋतुस्राव होता है। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं इसे हम, यानी कि जो अंडाणु बनते हैं तो हम पहले ऊपर समझे तब नीचे आएंगे तब ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए होता क्या है कि जैसे हमने बताया जाए कि जो हमारे जो गर्भाशय होते हैं, गर्भाशय नहीं अंडाशय, जो ओवरी होती है, ओवरी में 3 वाल होते हैं। कौन वाल होते हैं, 3 वाल। तो हम 3 वाल की बात न करें, हम एक मध्य वाल की बात करते हैं। मध्य वाल को हम क्या कहते हैं, जननिक उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं उसे हम, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा जर्म सेल, ठीक, जर्म सेल का निर्माण होता है। हम शुरुआत से थोड़ा सा बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो किसका निर्माण होता है, जर्म सेल बनता है। यानी कि इसे हम कहते हैं मातृ कोशिका। इसे हम क्या कहते हैं, मातृ कोशिका। ठीक, अब यहाँ मातृ कोशिका बन गए। अब ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, अंडाशय में। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि यहाँ क्या होता है, मातृ कोशिका बनती है। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ से निकल के एक सेल बन जाता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओसाइट कहते हैं। ठीक, ओवुलेशन भी कह सकते हैं, सॉरी दूसरी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक सेल बन जाता है तो कुछ समय बाद देखते हैं इस सेल के चारों ओर क्या होता है, एक आवरण बन जाता है। ठीक, एक आवरण बन जाता है, इसे हम कणिकामय कला कहते हैं। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स स्तर होता है ग्रेनुलोसा सेल। तो यहाँ पे बन जाता है और यहाँ इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिक्यूल। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिक्यूल। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि इस के बाद इसके ऊपर एक और लेयर बन जाती है, मोटी लेयर, जिसे हम थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, थीका लेयर। तो थीका लेयर तो होती है बाहर की ओर इंटरनल लेयर, थीका इंटरना, और अंदर की ओर बाहर की ओर थीका एक्सटर्ना होती है और अंदर की ओर थीका इंटरना होती है। और ये थीका इंटरना ये क्या करती हैं, हार्मोन का स्रावण करती हैं। कौन से हार्मोन स्रावण करती है बताएंगे अभी। अब इसके बाद क्या होता है कि अच्छा जी, ये जो प्रक्रिया हो रही है यह हो रही है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, गोनाडो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसके द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक हार्मोन होता है एफएस हार्मोन और दूसरी जो होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन यानी फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि जो फॉलिकुलर फेज यानी कि फॉलिकल यानी कि प्राइमरी फॉलिकल यानी कि जो अंडाणु के विकास में सहायक होते हैं, ये उसको क्या करते हैं, प्रेरित करता है, विकास को प्रेरित करता है। किसके विकास को, अंडाणु के विकास को प्रेरित करता है। ठीक, तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि ये फॉलिकुलर का ये क्या होता है, अंडा पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है। जब ये अंडे पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिक्यूल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ की एफएस हार्मोन धीरे धीरे कम होता है। इसकी जो सजन क्रिया होती है, जो श्रावण की क्रिया क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। और यहाँ पे जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है। क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है। तो इस दौरान क्या होता है
कि एलएच हार्मोन ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, और एलएच हार्मोन अंडाणु के फटने यानी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिक्यूल को फटने को प्रेरित करता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल फट जाता है और फटने के कारण क्या होता है, यहाँ से अंडाणु बाहर निकल आते हैं। ठीक, यहाँ से अंडाणु क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं, और जब यहाँ से बाहर निकल आते हैं इस प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग, यानी कि चौथावें दिन यह जो प्रक्रिया होती है। तो फॉलिकुलर पे जो फेस होता है यह 5 से 13वें दिन तक चलता है। यह प्रक्रिया जो फॉलिकुलर फेस होता है यह 5 से 13वें दिन तक चलता है, और जब ये फॉलिकुलर जो मैच्योर हो जाते हैं अंडाणु, तो जो ग्राफियन फॉलिक्यूल बन जाता है, और ग्राफियन फॉलिक्यूल ल्यूटिनाइजन हार्मोन के प्रेरण के कारण क्या होता है, फट जाता है, और जिसके कारण अंडाणु बाहर निकल आते हैं। वो हम बाहर निकल आते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ओवुलेशन हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पे जब ओवुलेशन हुआ तो ये जो होते हैं अंडाणु जो होते हैं, ये अंडाणु कहाँ पहुँच जाते हैं, गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं। जैसे हमने बताया था फैलोपियन ट्यूब कुछ ठीक, तो ये वाला भाग होता है, इस वाले भाग को ये जो होता है ये भाग, ये अंगुलियों के समान पर्वत निकले होते हैं इसमें। ठीक, और इसे हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फिम्बरी, क्या कहते हैं इसे हम, फिम्बरी कहते हैं। और फिम्बरी जो होते हैं, और ये देखिए ये जो है आप ओवरी है यानी कि अंडाशय है, ये क्या है, ओवरी है, और यहीं पे क्या होता है कि फॉलिक्यूल मैच्योर हो गया। अब मैच्योर होने गया यानी ग्राफियन फॉलिक्यूल बन गया, और ग्राफियन फॉलिक्यूल मैच्योर होता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से प्रेरित करता है, और ये ग्राफियन फॉलिक्यूल फट जाता है, जहाँ से अंडाणु बाहर निकलते हैं। जब अंडाणु बाहर निकलते हैं, जो अंगुली से जो प्रबंध होता है इसे क्या करता है, अपनी ओर अंडाणु को खींच लेता है, और ये अंडाणु यहाँ पहुँच जाते हैं। धीरे धीरे ये होता है एम्पुला, और यहाँ पे जो प्रक्रिया होता है इस्थमस, यहाँ पे जो इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो एक भाग इसमें एम्पुला होता है, दूसरा जो होता है इस्थमस होता है। ठीक, तो ये जो है अंडाणु कहाँ पहुँच जाता है, ये थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है। ठीक, तो ये जो होता है अंडाणु यहाँ पे आ जाता है। ठीक, कहाँ पे आता है, एम्पुला में आ जाता है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे निषेचन के नर और मादा दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद क्या करता है कि नर अपना स्पर्म मादा की योनि में छोड़ देता है। प्रथम बार लगभग जितनी बार ये संभोग क्रिया होगी या मैथुन क्रिया करते हैं, तो लगभग नर जो होता है एक बार में 20 करोड़ शुक्राणु को छोड़ता है। ठीक, और ये जो शुक्राणु होते हैं ये गर्भनाल से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए कहाँ पहुँचते, धीरे धीरे ये तैरते तैरते कहाँ पहुँच जाते हैं, इस्थमस में। इस्थमस और जो एम्पुला का जो जंक्शन होता है, जहाँ पे इस्थमस और एम्पुला जहाँ जुड़ते हैं आपस में, उस स्थान को हम कहते हैं इस्थमस एम्पुला जंक्शन। तो इस जंक्शन पे जाके ओवम, और यहाँ से ये जो है दौड़ते हुए ये भी कहाँ पहुँच जाती है, यानी कि यहाँ पे पहुँचे इस्थमस और एम्पुला जंक्शन पर, और शुक्राणु पहुँचते हैं अंडाणु। जब अंडाणु शुक्राणु पहुँचते हैं यहाँ पे निषेचन क्रिया होती है। तो अगर निषेचन क्रिया हो जाती है तो यहाँ पे कार्पस लूटियम का निर्माण होता है। यहाँ पे निषेचन हो रहा है, और निषेचन होने के बाद यहाँ पे कार्पस लूटियम का निर्माण होता है। और ये कार्पस लूटियम क्या करता है कि निषेचन होने के बाद यह जो इंटरनस थीका जो होता है, थीका लेयर जो होती है, यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करती है। क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करती हैं। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है कि यह 1 हफ्ते तक निकलता रहता है, ये पहुंच जाता है गर्भाशय के में पहुंच जाता है। और 1 हफ्ते के बाद यानी कि 20वें और 25वें दिन के बीच में क्या होता है कि इसके बीच क्या होता है कि 3-4 दिन तक यहाँ पर अंडाणु रहते हैं। निषेचन होने के बाद 3 से 4 दिन तक यहाँ पर अंडाणु होते हैं, निषेचित अंडे रहते हैं। फिर ये धीरे धीरे सर के कहाँ पहुँच जाते हैं, गर्भाशय पहुँच जाते हैं।
और गर्भाशय में क्या करता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसको क्या करता है कि मतलब प्रोटेक्शन यानी कि उसको प्रत्यारोपण में सहायक करता है, गर्भ को प्रत्यारोपण में सहायक करता है। तो ये हो गया निषेचन प्रक्रिया। अगर सपोज मान लीजिए निषेचन क्रिया नहीं होती है, ठीक, तो निषेचन क्रिया जब नहीं होती है तो यहाँ पे अंडे क्या करता है कि 24 से 48 घंटे तक पड़ा रहता है। यहाँ पे जो अंडे होता है एम्पुला में 24 से 48 घंटे तक यहाँ पे पड़ा रहता है। और यहाँ पे अगर 24 और 48 घंटे के बीच में अगर मैक्सिमम 24 से 48 घंटे के बीच अगर इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है तो ये अंडाणु क्या होते हैं, धीरे धीरे सड़ते सड़ते कहाँ जाते हैं, गर्भाशय में आ जाते हैं, ठीक। और जब गर्भाशय में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अंडाणु को चारों से एक लेयर घेर लेती है और इस लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम लेयर। क्या कहते हैं इसे हम, एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक। तो यह जो होता है, अब ये देखिए यहाँ पे जब निषेचन क्रिया नहीं होती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि कार्पस लूटियम नष्ट हो जाता है। और यह जो होता है हमने बताया कि 26वें 28वें दिन क्या होता है, कार्पस लूटियम एकदम नष्ट हो जाता है। और यह 26 और 28वें दिन बाद 26वें या 28वें दिन बाद क्या होता है कि यह जो अंडाणु होते हैं एंडोमेट्रियम लेयर फट जाती है। क्या होती है, एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाती है और यहाँ से जब टूटती थी इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उससे जुड़ी होती हैं वो भी रैप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और यहाँ पे जब रुधिर वाहिनियाँ और एंडोमेट्रियम लेयर टूटता तो यहाँ पे तब एक प्रकार का स्राव होने लगता है, ठीक। यौन के माध्यम से, स्त्री के यौन के माध्यम से क्या होने लगता है, स्राव होने लगता है। और इस स्राव हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं या मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं, ठीक। तो ये जो अभी इस स्राव के दौरान क्या होता है, यह चोटी हो जाते हैं, ठीक। और ये जो गर्भाशय की दीवार क्या हो जाएगी भाई, चोटी हो जाएगी ना, ऊंड हो जाएगी, इसमें चोट हो जाएगी, घाव हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल जो फेस होता है यह कब तक चलता है, 0 से 4 दिन तक चलता है, ठीक। 1 से मतलब 4 दिन तक ये चलते हैं। चौथे दिन बाद फिर यह प्रक्रिया चालू होती है, फॉलिकुलर फेज चालू होता है यानी प्रोलिफेरेटिव फेज स्टार्ट होता है। यानी इस फेज में फिर जो वाल होते हैं एंडोमेट्रियम लेयर के कारण जो टूट जाते हैं उनका मरम्मत होने लगता है, उसका निर्माण होता है और साथ ही साथ फॉलिकुलर का भी निर्माण होता है। तो इसमें देखा जाता है कि प्रत्येक जो महीने में जो होता है, हमने बताया कि जो ओवरी होते हैं 2 होते हैं, प्रत्येक मादा में 2 ओवरी होती हैं। तो एक महीने पे एक बार इस महीने में, एक बार इस महीने में, इस बार इस महीने में, इस बार तक प्रत्येक एक के बाद एक अंडाणु क्या होता है, अंडाशय से स्रावित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तो इस प्रक्रिया क्या होता है, हम अंडोत्सर्जन कहते हैं। यह क्या कहलाता है, आवर्त चक्र कहलाता है, ठीक है। यह क्या कहलाता है, मतलब इससे जो होता है अंडाशय से अंडाणु का निकलना और उसके द्वारा बाहर आ जाना ऋतुस्राव के माध्यम से, इसे हम क्या कहते हैं, आवर्त चक्र कहते हैं। यह प्रक्रिया एक के बाद एक चलती रहती है और ये कई महीनों महीना हर महीने में चलते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, मासिक चक्र। तो मेंस्ट्रुएशन की जो होता है मासिक चक्र की प्रक्रिया इसी प्रकार होती है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और धन्यवाद देखने